हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की शाखा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मीकल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होती है? केंचुआ। वर्मीकल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होती है? केंचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर के द्वारा। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस हैं। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हॉर्वे हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हॉर्वे हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन के जनक हांगो डी ब्रीज हैं। उत्परिवर्तन के जनक हांगो डी ब्रीज हैं। कवक विज्ञान के जनक हेनरिच एंड डी बेरी हैं। कवक विज्ञान के जनक हेनरिच एंटन डी बेरी हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस हैं। रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंडस्टीनर हैं। रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंडस्टीनर हैं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस अल्वा एडिसन हैं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस अल्वा एडिसन हैं। अनुवांशिकी इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी हैं। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी हैं।
आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक पॉल वर्ग हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक पॉल वर्ग हैं। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे हैं। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. अयंगर हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. अयंगर हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। सूक्ष्मदर्शी के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक हैं। सूक्ष्मदर्शी के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक हैं। जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन है। जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन है। घास विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी, इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। घास विज्ञान में घासों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन कहलाता है। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है। केसिडोलॉजी पादप के रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन कहलाता है। केसिडोलॉजी में पादपों के रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंधित अध्ययन है। इकोलॉजी में हम लोग पौधों का वातावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में हम लोग आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में हम लोग आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी में आदिवासियों के द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में हम लोग अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन की उपस्थिति का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्म का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्म का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में निमेटोडस का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में निमेटोडस का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। पेलियोबॉटनी में पादप जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार व अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी में पोषक एवं परजीवियों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं।
फाइटोजियोग्राफी में पौधे के विवरण और उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के विवरण व उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल के स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन करते हैं। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के बागवानी की जाती है। एनाटॉमी में विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एनाटॉमी में विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन कहलाता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरक का अध्ययन करते हैं। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इसकी वंशगति का अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारकों का अध्ययन करते हैं। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन्स बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो लैमार्क ने किया था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नन मानव को। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मानव का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। उद्विकास का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। उद्विकास के उत्परिवर्तित सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीनतम पक्षी जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है।
मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी। मैमथ जो है वो किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन यानी स्टारफिश में। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन यानी स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मोसोजाइक युग में हुआ था। डायनासोर जो है सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिनी के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। नीलहरित शैवाल जीवाणु कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिनी के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। किस पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। किस पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? व्हिटेकर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैक क्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। कौन से क्षार डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं पाए जाते हैं? चमगादड़। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं पाए जाते हैं? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। साधारण नाम और उसके वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तेंदुआ, पैंथेरा पाइडस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइस स्टाइवम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइवम है। बिल्ली का रासायनिक नाम फेलिस कैटस है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना है। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा स्टाइवम है। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा स्टाइवम है। सरसों का रासायनिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। आम का वैज्ञानिक नाम मेगिफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मेगिफेरा इंडिका है। प्रकाश संश्लेषण
कि प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतु नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइसिन के कारण। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सी कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सी कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक सेलुलोज है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक एवं शैवाल से। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक एवं शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा। कुनेन अनावृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है। यह मलेरिया के उपचार के लिए उपयुक्त होता है। कुनेन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है। यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एथोसाइनिन। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथि किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथि के समान है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान है। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? शैलोद्भिद कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? शैलोद्भिद कहते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों में पर्णफलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियां पर्णफलक घट यानी घरे में रूपांतरित हो जाता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊँट। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊँट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्वाइड। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्वाइड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेरी के अंतर्गत। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेरी के अंतर्गत। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा इसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में।
गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? एकिडना। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना, गूढ़ चिंतन, मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। जानने की इच्छा प्रकट करना, गूढ़ चिंतन, मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। सील जो है वो किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकर्स से। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकर्स से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम, मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम, मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। टिक माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस के कारण। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ल्यूसीफेरस के कारण। सन हेम्प्रेसे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। सन हेम्प्रेसे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। लेग होमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। लेग हेमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 ईस्वी में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सोलोमेंडर, अजगर, कंगारू। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच, सिल्वरफिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। कॉकरोच, सिल्वरफिश की किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पादन किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? आंत में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी
मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन किस प्रावधान में बनते हैं? डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावधान से बनते हैं? एस प्रावधान से। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? डाइटम। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? डाइटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? कैरिका जेंथिम की उपस्थिति के कारण। पपीते का पीला किस कारण होता है? कैरिका जेनिथ की उपस्थिति के कारण। पौधे के किससे भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसे भूरी शैवाल भी कहते हैं। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसे भूरी शैवाल भी कहते हैं। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि वे जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में से किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबूसिया फिश। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबूसिया फिश। बिसफेनॉल क्या है? खाद्य संवेष्ट सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। बिसफेनॉल क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित है? जाइमेस। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है उसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन तथा कुनेन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। क्यूनिन अथवा कुनेन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी मटर का। मेंडल ने अपने वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री के मध्य। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री के मध्य। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम केब्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकांश एटीपी अणुओं को उत्पन्न कराने वाले पद का नाम
केब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? पीलिया में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? तो पीलिया में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में अनुपस्थित कौन होता है? कोशिका भित्ति। पीटभिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। पीटभिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत के कोशिकीय आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टिस कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होते हैं? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होते हैं? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की? टेमिन एवं वॉल्टमोर ने। रिवर्स प्रतिलेखन का खोज किसने किया? टेमिन एवं वॉल्टमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन की भौतिक आधार माना गया? जीव द्रव को। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया? तो जीव द्रव को माना गया। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के द्वारा। दो कोशिका के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस तत्व के कोशिकाओं को एकत्रित करने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटाशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई? गोल्जी काय को। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है? गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइकोप्रीन से। लाइकोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइकोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने सन
59 में। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम का ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।